हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, हम साथ ही आपको नई हॉरर की कहानियाँ सुनाना भी शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोग भी हॉरर की कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट हैं तो आज एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन-कौन हॉरर की कहानियाँ सुनना चाहता है। चलिए आज के एपिसोड नंबर 19 में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी जिद्दी बिलेनियर। मयूरी वहां से गायब हो चुकी थी और अब सिद्धार्थ की मुठ्ठियां में भिज गई थी। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, सचिन ने हमें धोखा दिया। ये उसका असली जाल था। मयूरी जब जागी तो एक पुराने सीलन भरे गोदाम में थी। उसके हाथ पैर एक खंबे से बंधे हुए थे। उसके सामने अपने प्रेग्नेंट पेट के साथ कविशा खड़ी थी। उसके पीछे खूंखार गुंडों की एक फौज थी। कविशा ने क्रूरता से मुस्कुराकर कहा, मयूरी, आखिरकार तुम जाग गई। मयूरी ने अपने डर को छिपाकर एक शांत स्वर में कहा, कविशा, ये पागलपन बंद करो। तुम प्रेग्नेंट हो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा एक अपराधी की कोख से जन्म ले? उसकी बात सुनकर कविशा का चेहरा कठोर हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो मयूरी। अगर तुमने मुझे राहुल के सामने बेनकाब न किया होता तो आज मैं यहां न होती। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तभी मयूरी की नजर थोड़ी दूर बंधी अपनी सहेली कंचन पर पड़ी और वहां सचिन भी था। सचिन जमीन पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा लाल था और पसीने से तरबतर था। ऐसा लग रहा था उसे जैसे उसे कोई नशीली दवा दी गई हो। मयूरी ने चिल्लाकर कहा, सचिन भाई। आगे से सचिन ने मुश्किल से आंखें खोली और उसने करहा कर कहा, मयूरी, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी एक गुंडे ने ठोकर मारी और उसके मुंह से जबरदस्ती एक गोली डाल दी। ये देखकर मयूरी ने कविशा की तरफ देखकर कहा, तुमने उसे क्या दिया है? कविशा ने जोर से हंसकर कहा, अफ्रोडिजियस, बहुत पावरफुल। मयूरी, मैं चाहती हूँ कि पवित्र सती सावित्री मयूरी अपने ही भाई के साथ सोए, या फिर, उसने कंचन की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारी दोस्त कंचन की बलि चढ़ा दी जाएगी। सचिन अब खुद को रोक नहीं पाएगा। उसे एक औरत चाहिए, अभी के अभी। तभी कंचन, जो होश में आ चुकी थी, उसने नफरत से चिल्लाकर कहा, कविशा, तुम कितनी गिर चुकी हो? आगे से कविशा ने क्रूर हंसी हंसकर अपने गुंडों को ऑर्डर देकर कहा, कंचन को खोल दो, सचिन के पास फेंक दो। आज रात तमाशा होगा। ये देखकर मयूरी ने चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, कंचन को छोड़ दो, मेरी रस्सियां खोलो, मैं सचिन भाई को संभाल लूंगी। उसकी बात सुनकर कविशा की आंखों में चमक आ गई। उसने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो खुद मयूरी बलिदान चाहती है। ठीक है, इसे खोल दो। गुंडों ने मयूरी को खोल दिया। मयूरी लड़खड़ाकर सचिन की तरफ बढ़ गई। सचिन की हालात खराब थी। उसका शरीर दवा की गर्मी से तप रहा था। तभी सचिन ने भारी आवाज में कहा, मयूरी, मेरे पास मत आओ, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। लेकिन मयूरी उसके करीब गई, घुटनों के बल बैठ गई। उसने कोमलता से उसके पसीने से माथे को छूकर कहा, सचिन भाई, क्या आपको दर्द हो रहा है? सचिन ने कहा, मैं सह लूंगा। मयूरी की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से कहा, अब थोड़ी देर और रुकिए भाई। ये कहकर अचानक मयूरी का हाथ तेजी से चला। उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू था और उसने शायद अपनी आस्तीन में छिपा रखा था। खचाक, चाकू सीधे सचिन के पेट में उतर गया। ये देखकर गोदाम में सन्नाटा छा गया। कविशा की चीख निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा, मयूरी, ये तुमने क्या किया? इस इधर सचिन ने अविश्वास में अपने पेट में गड़े चाकू को देखा, फिर मयूरी को देखकर कहा, तुम? लेकिन उसके मुंह से पूरे शब्द नहीं निकल पाए। वहीं मयूरी के चेहरे पर अब कोई डर और दया नहीं थी। एक ठंडी रहस्यमय मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। उसने चाकू को मुठ को कसकर पकड़ा। मयूरी ने शांत स्वर में कहा, सचिन भाई, कविशा इतनी हैरान क्यों है? क्या ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था? आगे से सचिन ने दर्द से कराहकर हंसने की कोशिश की। उसने मयूरी की आंखों में देखकर कहा, मयूरी, मैंने कहाँ गलती की, तुम्हें कैसे पता चला? मयूरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कमजोर के नहीं, विश्वासघात के थे। उसने अपना दांत भींच कर कहा, सचिन, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? पहली बात, कविता जैसी औरत इतने पेशेवर कमांडो और बॉडीगार्ड्स किराए पर नहीं ले सकती।
ये तुम्हारे आदमी है। दूसरी बात, तुम्हारी एक्टिंग। तुम हमेशा से मुझे चाहते थे, और आज ये पूरा ड्रामा सिर्फ इसलिए था ताकि तुम दवा का बहाना बनाकर मेरे साथ जबरदस्ती कर सको। बाद में कहो कि तुम मजबूर थे। मयूरी की बात सुनकर कविशा और कंचन दोनों सन्न रह गई। ये सचिन का खेल था। उसने खुद अपने किडनैप होने का नाटक किया। तभी सचिन ने खून से सने हाथ से मयूरी के गाल छूने की कोशिश करके कहा, तुम बहुत चालाक हो गई हो मयूरी। हाँ, ये मेरा ही खेल था। मैं तुम्हें चाहता था हमेशा से। उसकी बात सुनकर आगे से मयूरी ने घृणा से अपना चेहरा हटाकर कहा, तो बताओ सचिन, 3 साल पहले क्या हुआ था? उस रात जब मैं नशे में थी, और क्या उसमें भी तुम्हारा हाथ था? सचिन अब अपना असली रूप दिखा चुका था। दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर एक विकृत जुनून था। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, 3 साल पहले कविशा की माँ ने तुम्हें नशा देने का प्लान बनाया था। मुझे पता था। मैंने तुम्हें बचाने का नाटक किया, लेकिन असल में मैंने ही तुम्हें वो दवा दी थी। मैं चाहता था कि तुम मेरी हो जाओ, लेकिन तुम उस रात भी रो रही थी। मुझे भाई कह रही थी, मैं पिघल गया। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाया। ये सुनकर पास बंदी कंचन ये सब सुन रही थी। अचानक वो रो पड़ी। उसने सिसक कर कहा, और मेरे परिवार का क्या? उस वक्त मेरे पिता की कंपनी जिस संकट में थी। सचिन ने कंचन की तरफ देखा और क्रूरता से हंसकर कहा, हाँ कंचन, वो संकट मेरे पापा ने नहीं, बल्कि अशोक ने पैदा किया था। तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच की दरार सब कुछ एक प्लान था। गोदाम में सिर्फ सच गूंज रहा था। मयूरी का चाकू अभी भी सचिन के पेट में था। सचिन का खून मयूरी के हाथों पर। वो भाई जिसे वो बचाने की कोशिश कर रही थी, वही उसके सबसे बड़ा शिकारी निकला। मयूरी ने कांप कर कहा, तुमने हम सब की जिंदगियां बर्बाद कर दी, सिर्फ अपने जुनून के लिए। सचिन ने मयूरी को देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही पागलपन भरा प्यार था। उसने पागलपन भरी हंसी के साथ कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं मयूरी। प्यार में सब जायज है। तभी बाहर से गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। सिद्धार्थ आ गया था। मयूरी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी पकड़ चाकू पर ढीली नहीं हुई। आज उसने अपने भोलेपन का गला घोंट दिया था। गोदाम के उस पुराने कमरे में धूल और खून की गंध मिल गई थी। मयूरी ने अपने गालों से आंसू पोंछे घायल सचिन की आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी। उसने सचिन से कहा, सचिन, क्या तुम अब भी ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुम्हें कोई पछतावा नहीं? तुमने मुझे सिद्धार्थ की वाइफ बनते देखा। क्या तुम्हें इस बात का मलाल नहीं कि 10 साल पहले तुमने हिम्मत नहीं दिखाई? तुम खुद को एक मासूम राजकुमार की तरह पेश करते रहे, लेकिन गुप्ता परिवार की परवरिश ने तुम्हें दिल को सड़ा दिया है। तुम अपनी इच्छाओं के लिए किसी की भी जान ले सकते हो। तुम बहुत बेशर्म हो। सचिन, जिसके पेट से खून बह रहा था, उसने अपनी पीठ सीधी करने की कोशिश करके कहा, नहीं मयूरी, मैं तुम्हें मेरे बारे में ऐसे बात करने की इजाजत नहीं दे सकता। अगर मैं 3 साल पहले वापस नहीं आया तो उसकी वजह थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी सिद्धार्थ से शादी कर लोगी, लेकिन अब कुछ नहीं बदलेगा। तुम मेरी हो, और मैं तुम्हें वापस अमेरिका ले जाऊंगा। ये मेरा इलाका है। मयूरी की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने हल्के से हंसकर कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ? सचिन ने चौंक कर पूछा, कि क्या मतलब? मयूरी ने अपने बिखरे बालों को कान के पीछे करके कहा, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो। सिद्धार्थ सुबह ही मेरी बॉडी पर जीपीएस ट्रैकर लगा रहा था। तुम अभी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हो, जबकि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। यह सुनकर सचिन का चेहरा उतर गया। उसने हैरान होकर कहा, तो तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया? वो वॉशरूम वाला नाटक सब प्लानिंग थी? तभी उसका स्वर अचानक बदल गया। एक शैतानी हंसी उसके चेहरे पर तैर गई। उसने हंसकर कहा, मयूरी, तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन ये तुम भूल गई कि गुप्ता परिवार फाइटिंग स्किल में एक्सपर्ट है। तभी मयूरी ने पीछे हटकर पूछा, क्या मतलब? आगे से सचिन ने क्रूरता से कहा, मैंने यहाँ आते ही समय लैंडमाइंस बिछाए थे। जैसे सिद्धार्थ या उसका कोई आदमी उन पर पैर रखेगा, बूम, सब खत्म हो जाएगा। मयूरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने के लिए छटपटा कर कहा, तुम पागल हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन आगे से सचिन ने उसे जबरदस्ती अपने कंधे पर उठाकर कहा, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम मेरी होकर रहोगी। ये कहकर उसे लेकर वो गोदाम और भी गहरे अंधेरे की तरफ बढ़ गया।
वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ की गाड़ी रुक गई थी। जीपीएस सिग्नल आगे के रास्ता दिखा रहा था, लेकिन रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। सिद्धार्थ ने बोला, चेतन हम पैदल चलेंगे, मैडम को बचाना है। यह कहकर वो गाड़ी से उतर गया। वो ढलान की तरफ बढ़ ही रहे थे, सिद्धार्थ अचानक रुक गया। उसने सभी को हाथ दिखाकर कहा, रुक जाओ। उसने जमीन पर बारीकी से देखा। किचन में एक बहुत लंबा, पतला, अदृश्य चांदी का तार बिछा हुआ था। सिद्धार्थ की आंखें गहरी सिकुड़ गई। यहाँ लैंडमाइन लगाए गए हैं। चेतन और उसके बाकी बॉडीगार्ड सहम गए। चेतन ने घबरा कर कहा, लैंडमाइंस? क्या हमें बम स्क्वाड को बुलाना चाहिए? सिद्धार्थ ने तुरंत कहा, वक्त नहीं है, पुलिस को बुलाने में समय लगेगा। हमें यह भी नहीं पता कि वो किस तरह के बम हैं। गुप्ता परिवार हथियारों का अवैध बिजनेस करता है। हम उनके हथियारों से बच नहीं पाएंगे। उनके हथियार भी जटिल है। सिद्धार्थ ने तुरंत अपना फोन निकाला, एक नंबर मिलाया। इधर से कॉल अटेंड किया और उसने सिद्धार्थ से कहा, मेजर तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ से गोलियों की आवाज और एक भारी आवाज आई, बड़े भाई मैं बेस पर रंग रूटों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। क्या हुआ? ये मेजर शहर के मेयर का बेटा था, जो अब स्पेशल फोर्सेस का कमांडर था, बेहद घमंडी और विस्फोटक स्वभाव का। तभी सिद्धार्थ ने उसको ऑर्डर देकर कहा, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, यहाँ आओ, मुझे कुछ हाई ग्रेड एडवांस डिफ्यूज करवाने हैं। इसके ठीक 10 मिनट बाद धूल का गुबार उड़ाते एक मिलिट्री जीप वहां पर आकर रुकी। मेजर छलावरण वाला वर्दी में बाहर निकला। उसकी पर्सनैलिटी किसी तूफान के जैसी थी, कठोर, पावरफुल और निडर। मेजर ने लापरवाही से पूछा, दिखाओ कहाँ है वो खिलौना? आगे से सिद्धार्थ ने तार की तरफ इशारा कर दिया। मेजर घुटनों के बल बैठा और चाकू से मिट्टी हटाई। इसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर कहा, वाओ, M40 मॉडल, इंटरनेशनल लेवल का लेटेस्ट लैंड माइन। इसे यहाँ किसने गाड़ा है? उसकी नसों में कॉन्फिडेंस दो रहा था। उसने हल्की लेकिन कठोर आवाज में कहा, 2 मिनट दो मुझे। वहीं उधर गोदाम के अंदर सचिन ने मयूरी को एक पुराने पलंग पर पटक दिया। उसने अपने घाव पर कपड़ा बांधा और मयूरी की तरफ बढ़ा। तभी आगे से मयूरी ने अपनी कमर से वो छोटी छुर्री निकाली और उसने जो छिपा ली थी। उसने धमकी देकर कहा, सचिन मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन आगे से सचिन हंसा, एक डरावनी हंसी। उसने झपट कर मयूरी की कलाई पकड़कर कहा, तुमने पहले ही मुझे घायल कर दिया मयूरी, अब और नहीं। उसने मयूरी की कलाई इतनी जोर से मरोड़ी कि छुर्री गिर गई। उसने मयूरी को थप्पड़ मारकर कहा, मेरी बात मान लो, जिद मत करो मयूरी। लेकिन मयूरी ने हार नहीं मानी। उसने चिल्लाकर कहा, मैं सिद्धार्थ की वाइफ हूं, मेरा शरीर और मेरा दिल सिर्फ उसका है। तुम मुझे छू भी लो तो भी मैं तुम्हारी नहीं होंगी। वहीं सचिन का पागलपन हदें पार कर रहा था। उसने क्रूरता से कहा, चुप रहो तुम। उसने मयूरी के बाल पकड़े और उसका दीवार पे सर दे मारा। धड़ाम के साथ मयूरी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके माथे से खून बहने लगा। अचानक सचिन को होश आया कि उसने क्या किया। वो एकदम से किसी साइको की तरह बदल गया। उसने मयूरी से माफी मांगकर कहा, मयूरी, मयूरी मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसने उसे गले लगा लिया, पागलों की तरह उसके माथे पर फूंक मारने लगा। उसने फूंक मारकर कहा, रुको रुको, मैं फूंक मारता हूँ, दर्द चला जाएगा, जैसे बचपन में जाता था। मयूरी, मयूरी तुम ठीक तो हो ना? मयूरी का सिर चकरा रहा था। वो समझ गई कि सचिन अब नॉर्मल नहीं है। वो मेंटली अनस्टेबल हो चुका था। यह स्थिति सिद्धार्थ की स्थिति से भी ज्यादा खतरनाक थी। तभी सचिन ने उसके खून को पोंछ कर कहा, चलो चलो, मैं तुम्हें सिद्धार्थ से मिलवाता हूँ। सचिन मयूरी को पकड़कर गोदाम के मेन गेट पर ले गया। सामने सिद्धार्थ खड़ा था। उसके बगल में मेजर और चेतन थे। बाहर के बम भी डिफ्यूज हो चुके थे। तभी सिद्धार्थ को देखते ही मयूरी ने चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ। मयूरी उसे देखकर आगे लपकी, लेकिन सचिन ने उसे जकड़ दिया। सचिन के हाथ में एक रिमोट था। वो मुस्कुराए, एक हताश और टूटी हुई मुस्कान। उसने मुस्कुरा कर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, तुम मेरे बारूदी लैंडमाइन से तो बच गई, लेकिन इस दरवाजे पर मैंने जो बम लगाया है उसका क्या? ये बटन दबाते ही हम सब उड़ जाएंगे। उसकी धमकी को सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा पत्थर सा सख्त हो गया, लेकिन उसकी आंखों में मयूरी के लिए अथाह पीड़ा थी। मयूरी के माथे पर खून, फटे हुए कपड़े देखकर उसका खून खोल उठा था। तभी मेजर अभिराज सिद्धार्थ को इशारा किया कि उसके पास बंदूक है और वो
निशाना साध सकता है, लेकिन रिमोट सचिन के अंगूठे के नीचे था। जोखिम बहुत ज्यादा था। तभी सिद्धार्थ ने शांत स्वर में सचिन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करके कहा, सचिन, ठीक है, ठीक है, तुम मरने से नहीं डरते, लेकिन क्या तुम मयूरी को मारना चाहते हो? बताओ, तुम क्या चाहते हो? सचिन ने उन्माद से हंसकर कहा, मैं? सवाल यह है कि मयूरी क्या चाहती है। मयूरी, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला, मैं बटन दबाता हूं और हम सब, मैं, तुम और सिद्धार्थ, चेतन, ये फौजी सब मारे जाएंगे। दूसरा, तुम सिद्धार्थ को जाने के लिए कहो और मेरे साथ अमेरिका चलो। उसकी बात सुनकर मयूरी कांप उठी। उसे अपने सामने खड़े निर्दोष लोगों की जान की परवाह थी। सिद्धार्थ, चेतन, मेजर और अंदर बेहोश पड़ी कंचन। क्या वो अपनी आजादी के लिए इन सबको मार सकती थी? तभी सचिन ने रिमोट हिलाकर फिर से पूछा, फैसला जल्दी करो मयूरी। आगे से मयूरी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति आ गई थी। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, मैं मैं दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर रही। उसने अचानक एक बॉडीगार्ड जो पास में बेहोश पड़ा था वो फिर गिरा हुआ था, उसकी कमर से चाकू खींचा और बिजली की स्पीड से उसे अपनी ही गर्दन पर रख लिया। सिद्धार्थ और सचिन दोनों एक साथ चिल्लाए, मयूरी, मयूरी। तभी मयूरी की गर्दन पर धारदार ब्लेड से खून की एक पतली लकीर बन गई। उसने सचिन की आंखों में देखकर कहा, सचिन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं सिद्धार्थ के बिना जिंदा नहीं रह सकती, और मैं अपनी इन इतने लोगों को भी मरने नहीं दे सकती। तो ये जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ। मयूरी ने रोकर आगे कहा, मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगी, ताकि तुम जिंदगी भर याद रखो कि तुम्हारे स्वार्थी प्यार ने मुझे मार डाला। उसकी बात सुनकर सचिन दुविधा में पड़ गया और उसकी दुनिया हिल गई। मयूरी उसे सजा देने के लिए अपनी जान दे रही थी। उसने अपने पेट में मयूरी द्वारा घोंपा गया चाकू बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन मयूरी की अपनी आंखों के सामने वो मरता हुआ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सचिन ने चिल्लाकर कहा, रुको, रुको मयूरी, नहीं, ठीक है, तुम जीत गई मयूरी। मैं बटन नहीं दबाऊंगा, चाकू नीचे कर लो। और उसकी आंखों में हार आ गई थी, लेकिन मयूरी ने चाकू नहीं हटाया। उसने सचिन को इशारा करके कहा, पहले तुम रिमोट फेंक दो। सचिन ने सिद्धार्थ की तरफ देखा, फिर मयूरी की तरफ देखकर कहा, मैं रिमोट फेंक दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे पास आओ और मुझे मुझे एक किस करो। यह सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। उसने चेतावनी देकर कहा, हनी। लेकिन मयूरी जानती थी कि यह एकमात्र रास्ता है। उसने चाकू फेंका और सचिन की तरफ बढ़ी। सचिन ने अपनी बाहें फैला दी। मयूरी ने सचिन को गले लगा लिया, उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके गाल पर एक हल्का सा किस कर दिया। यह देखकर सचिन स्तब्ध रह गया। मयूरी की भीनी खुशबू, उसकी नजदीकी, और ये सब उसे सपने जैसा लग रहा था। मयूरी ने उसकी आंखों में देखकर आंसुओं के साथ फुसफुसाकर कहा, सचिन भाई, याद है जब मैं 6 साल की थी, तुम मुझे ताइक्वांडो सिखाने ले गए थे। तुमने कहा था कि लड़कियों को आत्मरक्षा सीखनी चाहिए, ताकि बुरे मर्द उन्हें छू न सके। 3 सालों में मैंने कई पुरुषों से अपनी रक्षा की, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया था। उसकी बात सुनकर सचिन ने भावुक होकर पूछा, किसने तुम्हें परेशान किया? बताओ, मैं उन्हें मार डालूंगा। मयूरी ने अपना सिर हिलाया, एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सचिन भाई, तुम अब भी नहीं समझे। आज तुम ही वो बुरे मर्द बन गए हो जिससे मुझे अपनी रक्षा करनी पड़ रही है। तुम उन दरिंदों से अलग नहीं हो। ये शब्द सचिन के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगे। वो खुद राक्षस बन चुका था, जिससे वो मयूरी को बचाना चाहता था। उसका भ्रम टूट गया। पश्चाताप और शारीरिक पीड़ा ने उसे घेर लिया। पेट के घाव से ज्यादा खून बहने के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने बुदबुदा कर कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। ये कहकर वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सचिन को गिरता देखकर मयूरी का दिल टूट गया। वो घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो उस सचिन के लिए रो रही थी, जो कभी उसका रक्षक था और जो अब हमेशा के लिए खो गया था। सिद्धार्थ तुरंत उसके पास आया। उसने मयूरी को अपनी गोद में उठा लिया और उसके सिर को अपनी छाती से लगाकर कहा, रो लो हनी, जी भर कर रो लो। मयूरी ने सिद्धार्थ को कोर्ट में अपने आंसुओं को भिगो दिया। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला। उसने सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ, मैं ठीक हूँ। कंचन, कंचन कहाँ है? ये कहकर वो मुड़ी। कंचन को चेतन ने रस्सियों से मुक्त कर दिया था, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पा रही थी।
उसने देखकर मयूरी से कहा, कंचन। मयूरी उसकी तरफ लपकी। तभी हवा के झोंके की तरह एक और व्यक्ति वहां पहुंचा। एक भूरे रंग के सूट में अशोक ने गिरते हुई कंचन को अपनी बाहों में थाम कर कहा, कंचन। अशोक की आवाज में एक अजीब सा डर था, लेकिन कंचन की हालात ठीक नहीं थी। उसका चेहरा लाल था और शरीर तप रहा था। आंखें नशे में थी। तभी मयूरी ने घबरा कर पूछा, इसे क्या हुआ है? सिद्धार्थ के एक बॉडीगार्ड ने, जो अंदर की स्थिति देख चुका था, झिझक कर कहा, मैडम, जब सचिन इसे अंदर ले आया था तो उन्होंने बताया कि इसे एक बहुत ही तेज अफ्रोडिजियस ड्रग दिया है। उसकी बात सुनकर अशोक का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी बाहों में बेहोश कंचन को और कसकर पकड़ लिया। गोदाम में तनाव हवा की तरह भारी हो गया था। इससे पहले कि सचिन कुछ और कर पाता, एक छाया बिजली की गति से आगे बढ़ी। अशोक ने अपनी लंबी टांगों से सचिन के सीने पर एक जोरदार लात मारी। सचिन, जो पहले से घायल था, खून की उल्टी करके जमीन पर ढेर हो गया। मयूरी की आंखें फटी रह गई। अशोक, जो कभी गलियों का गुंडा था और एक पावरफुल और निर्मम बिजनेस टाइकून, अपनी असली फितरत अब दिखा रहा था। उसकी आंखों में दया का नामो निशान नहीं था। अशोक ने बिना एक पल गवाए बेहोश कंचन को अपनी बाहों में डाल लिया। गोदाम के दरवाजे की ओर बढ़ गया। तभी मयूरी घबरा कर उसके सामने आ गई। उन्होंने रास्ता रोक कर कहा, अशोक भाई, आप कंचन को कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसे नशा दिया गया है। उसे अभी हॉस्पिटल की जरूरत है। अशोक रुका। उसकी संगमरमर जैसी ठंडी आंखों ने मयूरी को देखा। उन आंखों में इतनी गहराई और अंधेरा था कि मयूरी की रूह कांप गई। वो बिना बोले कह रहा था कि जो मेरे रास्ते आएगा वो मारा जाएगा। मयूरी सहम गई। तभी सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर मयूरी के कंधों पर सुरक्षात्मक हाथ रखा। उसने शांत लेकिन चेतावनी भरे स्वर में कहा, प्रेसिडेंट अशोक, आपने मेरी वाइफ को डरा दिया है। आगे से अशोक ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, क्या आपको अपनी वाइफ को नहीं बताया कि इस तरह के ड्रग का इलाज हॉस्पिटल में नहीं होता? मयूरी समझ नहीं पाई। उसने उलझन में पूछा, हॉस्पिटल में नहीं तो फिर? तभी अशोक कंचन को लेकर आगे बढ़ गया। जैसे वो आगे बढ़ा, मयूरी के दिमाग में बिजली कौंधी। उसे समझ आ गया कि अगर हॉस्पिटल नहीं तो इसका इलाज सिर्फ एक आदमी है। वो दौड़कर अशोक के पीछे गई और उसने उसकी आस्तीन पकड़कर कहा, अशोक भाई, हॉस्पिटल जाने का फायदा नहीं है तो मैं कंचन को आपके हवाले नहीं कर सकती। आप उसके भाई हैं। अशोक ने उसे एक ठंडी नजर से देखकर कहा, अगर मैं उसे तुम्हें दूं तो तुम क्या करोगी? कौन सा समाधान है तुम्हारे पास? मयूरी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी अशोक ने अपनी आस्तीन छुड़ाई और कंचन को अपनी कार में बैठा लिया। मयूरी हताशा में चिल्लाई, अशोक, जब कंचन तुमसे प्यार करती थी तब तुमने उसे ठुकरा दिया। अब जब वो अपनी जिंदगी संवार रही है तो तुम फिर आ गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर कंचन को किसी मर्द की जरूरत है तो वो तुम नहीं हो सकते। अशोक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और उसकी गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई। इसके बाद सिद्धार्थ ने मयूरी को शांत करके कहा, मयूरी, उनके बीच में जो है वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। प्यार और नफरत की लकीर उनकी अलग है। उसे जाने दो। उसकी बात सुनकर मयूरी ने गुस्से में सिद्धार्थ को धक्का देकर कहा, तुम मर्द, तुम सब एक जैसे हो। हमेशा नुकसान हम औरतों का होता है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ अवाक रह गया। इतनी मुसीबत में उसे बचाने के लिए उसे ये सिला। इसके बाद सचिन को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाया गया। सिद्धार्थ ने मेजर को तो विदा किया। मेजर ने जाते जाते कहा, बड़े भाई, आपने उसे गोली क्यों नहीं मारी? उसे जिंदा छोड़ना बड़ी गलती है। सिद्धार्थ ने गंभीर स्वर में कहा, उसे मारना आसान था, लेकिन उसे जिंदा रखकर पछतावे की आग में जलने देना असली सजा है। और मयूरी उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती थी। हॉस्पिटल में सचिन की सर्जरी हुई, वो बेहोश था। मयूरी कांच की खिड़की से उसे देख रही थी। तभी गुप्ता परिवार का पुराना बटलर सुखराज वहां आ गया। उसने दुख भरे स्वर में कहा, मिस मयूरी, यंग मास्टर सचिन ने पिछले 3 साल बहुत कष्ट में बिताए। गुप्ता परिवार दुश्मनों से घिरा था। मास्टर को गोली भी लगी थी। यंग मास्टर ने एक पल के लिए भी आपको नहीं भुलाया। उनकी जेब में हमेशा आपकी तस्वीर रहती थी। अभी जो हुआ वो उनके मेंटल स्ट्रेस का नतीजा है। मयूरी ने खामोशी से उसकी बात को ध्यान से सुना। उसका दिल भारी हो गया। सचिन बुरा नहीं था। हालात और परवरिश ने उसे तोड़ दिया था। गाड़ी में वापस घर लौटते समय सिद्धार्थ मयूरी के माथे पर दवा लगा रहा था। मयूरी दर्द से कराह उठी। तभी सिद्धार्थ ने रूखेपन से पूछा,
दर्द हो रहा है, लेकिन उसके हाथों में बड़ी नरमी थी। आगे से मयूरी ने उसे कसकर गले लगाकर कहा, मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो, लेकिन सचिन से रिश्ता तोड़ना जरूरी था। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो हमेशा हमारे बीच में एक टाइम बम बना रहता। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, मुझे गुस्सा इस बात का है कि तुमने खुद को खतरे में डाला। जब उसने बस बम की धमकी दी, मेरी जान हलक में आ गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि तुमने आज जो किया उससे तुमने हमेशा के लिए अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया। उसने मयूरी को चुमा, एक गहरा और आश्वस्त करने वाला किस। तभी चेतन, जो गाड़ी चला रहा था, उसने मुस्कुराकर कहा, मैडम, आपकी प्लानिंग जोखिम भरी थी लेकिन कारगर रही। आपने एक तीर से कई निशाने लगाए। अब गुप्ता परिवार और कविशा का खेल खत्म है। जब वो घर पहुंचे तो एक और तमाशा उनका इंतजार कर रहा था। मयूरी ने लिविंग रूम में अजीब सी आवाजें सुनी। अंदर जाकर उसने देखा कि उसके पापा धर्मपाल उसकी माँ चंचल को सोफे पर दबाए हुए था। वो बहुत आपत्तिजनक स्थिति में थे। मयूरी ने चिल्लाकर कहा, माँ, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज सुनते ही धर्मपाल और चंचल हड़बड़ाकर अलग हुए। धर्मपाल ने अपने कपड़े ठीक करके कहा, मयूरी बेटा, मैं बस। मयूरी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने चिल्लाकर कहा, बस करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब तुम अपनी दूसरी वाइफ के साथ मजे कर रहे थे, मेरी माँ को घर से निकाल दिया। तब तुम कहाँ थे? अब वो जेल में है और तुम वापस आ गए। चले जाओ यहाँ से। तभी धर्मपाल ने उसके आगे गिड़गिड़ा कर कहा, मयूरी बेटा, मैं बदल गया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मयूरी की आवाज में नरमी नहीं थी। उसने कड़क आवाज में कहा, नहीं, तुम मेरी माँ के लायक नहीं। निकलो यहाँ से। ये कहकर मयूरी ने उसको दरवाजा से दिखा दिया। धर्मपाल के जाने के बाद मयूरी ने माँ की तरफ देखकर कहा, माँ, आप फिर से उस आदमी के चक्कर में क्यों पड़ रही हैं? तभी दादी के कमरे का दरवाजा खुला। दादी वहां खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। मयूरी ने बात करने की कोशिश की, लेकिन दादी ने दरवाजा बंद कर लिया। तभी चंचल ने मयूरी को समझाकर कहा, मयूरी, दादी की तबीयत ठीक नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं। धर्मपाल उनका इकलौता बेटा है और मेरी भी किडनी की बीमारी है। शायद मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। उनकी बात सुनकर मयूरी सन रह गई। लेकिन चंचल ने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि तुम अपने पापा से नफरत करती हो, लेकिन दादी चाहती कि उनका बेटा उनके पास रहे। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहरा परिवार को दी। धर्मपाल ही मेरी दुनिया है, चाहे वो कैसा भी हो। ये सब सुनकर मयूरी अपने कमरे में भाग गई और रोने लगी। उसे लगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। तभी सिद्धार्थ उसके पीछे आया और उसने उसे बिस्तर पर लेटाया। उसने उसे अपनी बाहों में भरकर समझा कर कहा, मयूरी, दुनिया सिर्फ काली और सफेद नहीं होती। तुम्हारी और माँ दादी का नजरिया अलग है। दादी अपने बेटे को आखिरी समय अपने पास चाहती है और माँ वो अपना फैसला खुद ले सकती है। अगर वो धर्मपाल को एक और मौका देना चाहती है तो उन्हें देने दो। लेकिन आगे से मयूरी ने झिझक कर कहा, लेकिन वो बुरा आदमी है। आगे से सिद्धार्थ ने उसको समझाकर फिर कहा, वो बदल सकता है। अगर उसने फिर से गड़बड़ की तो मैं हूं ना, मैं उसे सीधा कर दूंगा। सिद्धार्थ की आंखें चमक रही थी। मयूरी को उसकी बातों में सुकून मिला। उसने सिद्धार्थ को और कसकर पकड़ लिया। फिर कंचन की चिंता करके पूछा, अभी मुझे कंचन की चिंता हो रही है। अशोक उसके साथ क्या करेगा? सिद्धार्थ ने बत्ती बुझा दी। उसे अपने आलिंगन में लेकर बोला, कंचन अशोक की कमजोरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शायद ये उन दोनों के लिए एक नई शुरुआत हो। अब सो जाओ। अंधेरे कमरे में मयूरी सुरक्षित महसूस कर रही थी। बाहर की दुनिया चाहे कितनी तूफानी क्यों न हो, सिद्धार्थ की बाहें उसका सबसे सुरक्षित पहनागार थी। वहीं उधर एक आलीशान बिजनेस सेडान रात के सन्नाटे को चीरती हुई दौड़ रही थी। पिछली सीट पर अशोक ने कंचन को अपनी बाहों में जकड़ रखा था। कंचन, जिसका हौस और हवास धीरे धीरे जवाब दे रहा था, वो एक आज्ञाकारी गुड़िया की तरह उसकी छाती से लगी हुई थी। तभी ड्राइवर ने संकोच भरे स्वर में कहा, सी अशोक, हम कहाँ जा रहे हैं? आगे से अशोक ने जवाब देकर कहा, विला वापस ले चलो। अशोक की आवाज में एक अजीब शक्ति थी। आगे से ड्राइवर ने सिर हिलाकर कहा, जी सर। वहीं कंचन का शरीर तप रहा था। उसका चेहरा लाल हो चुका था। वो लगातार बुदबुदा रही थी, गर्मी, बहुत गर्मी। उसने अपने नन्हे हाथों से अशोक को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी की पकड़ लोहे की तरह स्ट्रोंग थी। अशोक का सुंदर और सांवला चेहरा किसी दुष्ट देवता की तरह लग रहा था।
उसकी गहरी काली आंखों में एक ऐसा तूफान था जिसे पढ़ना नामुमकिन था। तभी बेचैनी में कंचन ने अपने कपड़े खींचने शुरू कर दिए। गहरे वी कॉलर वाला उसका काला स्वेटर एक तरफ सरक गया, जिससे उसका बर्फ जैसा सफेद कोमल कंधा दिखाई देने लगा। रियर व्यू मिरर में यह दृश्य देखकर ड्राइवर की नजरें फिसल गई। ठीक उसी पल अशोक की ठंडी आवाज गूंजी, अगर तुमने दोबारा देखने की हिम्मत की तो अपनी आंखों को खुद फोड़ लेना, वरना मैं गरम सरिया तुम्हारी आंखों के आर पार कर दूंगा। उसकी धमकी सुनकर ड्राइवर कांप गया। उसने बड़बड़ा कर कहा, जी 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 हाँ। यह कहकर घबराहट में उसने तुरंत अपनी नजरें सड़क पर जमा दी। वो जानता था कि अशोक जो भी कहेगा वो करके दिखा देता है। पीछे अशोक ने कंचन को कंधे पर वापस ढक दिया। 3 साल बाद वो वैसी ही थी, बड़ी अट्रैक्टिव और जन्मजात सुंदरी। उसने उसके उलझे हुए बालों को ठीक किया। तभी कंचन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने रुआंसे स्वर में कहा, हटो मत, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अशोक ने एक ठंडी और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हाई स्कूल में तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, फिर तुमने अपने भाई को बहकाया। इंग्लैंड में 3 सालों में तुम्हारा अनगिनत बॉयफ्रेंड रहा, और अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करो। छी। कंचन को उसकी कड़वी बातें समझ नहीं आ रही थी, बस उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसके आंसुओं ने अशोक को गुस्से में पल भर के लिए शांत कर दिया। उसने कार का बटन दबाया और प्राइवेसी स्क्रीन ऊपर चढ़ा दी। अशोक ने कंचन को गालों पर कसकर पकड़ा। खौफनाक लहजे में पूछा, कंचन सच बताओ, तुम्हें कौन पसंद है? तुम किसके साथ रहना चाहती हो, मुझे बताओ। कंचन रोती रही। उसने अशोक के हाथ पर झपटा मारा। लड़खड़ाती हुई चिल्लाई, परेशान कर रहे हो, दूर हो जाओ। अशोक, मुझे गले लगाओ। अशोक, 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 ये सुनते अशोक जम गया। 3 साल पहले भी वो लाल कपड़ों में उसके पीछे भागती थी और कहती थी, मैं तुम्हें भाई नहीं कहना चाहती, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या ये उसके दिल में आज भी वही भावनाएं थी? गाड़ी विला के सामने रुकी। अशोक उसे गोद में उठाकर सीधे बेडरूम में ले गया। उसे बिस्तर पर लेटाया। कंचन ने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी और छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने नशे में बुदबुदा कर कहा, ओह कितनी गर्मी है। अशोक का शेम टूट रहा था। उसने कंचन के लाल होठों को देखा और दर्द के साथ अपनी आंखें बंद करके उसे चूम लिया। ठीक उसी समय विला के खुले दरवाजे से किसी के कदमों की आहट आई। ये रीना थी, अशोक की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड, जो उससे मिलने आई थी। वो सीढ़ियों के ऊपर आई और खुला दरवाजा देखकर अंदर झांका। सामने का नजारा देखकर उसके हाथ से बैग गिर गया। रीना के मुंह से निकला, कंचन, बड़े भाई तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आवाज सुनकर अशोक ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में मौत का सन्नाटा था। उसने चिल्लाकर पूछा, वहां कौन है? रीना कांप उठी। अशोक, तुम और कंचन, वो छोटी तुम्हारी बहन है। तुम उसे बचपन से जानते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अशोक? कंचन अभी भी नशे में थी, अशोक के साथ लिपटी हुई थी। अशोक बिस्तर से उठा, अपने कपड़ों को अव्यवस्थित किया और बहुत शांत स्वर में बोला, अगर तुम समझदार हो तो बेहतर होगा कि तुम हमेशा के लिए चुप रहो। रीना वहां एक पल और रुकने की हिम्मत नहीं कर सकी और भाग खड़ी हुई। अशोक ने मुड़कर कंचन को देखा, जो अभी भी उसे ही देख रही थी। उसने कंचन का फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से जैसे ही किसी ने फोन उठाया, अशोक ने कड़क आवाज में कहा, हेलो विक्रांत, 5 मिनट के अंदर यहाँ आ जाओ। देर हुई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फोन रखकर उसने कंचन को एक अजीब निगाह से देखकर कहा, कंचन, बच्चे का पापा कोई ऐसा होना चाहिए जिसे तुम पसंद करती हो, है ना? वही उधर अगली सुबह मयूरी की आंख खुली तो सिद्धार्थ पहले जाग चुका था। मयूरी के मन में कल रात की खटास का बोझ था। उसे डर था कि दादी और माँ अब भी उसे नाराज होंगी। तभी सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, जाओ। मयूरी नीचे पहुंची तो किचन में आवाजें आ रही थी। उसने देखा कि उसकी माँ चंचल हाथ में इत्र का एक बोतल लिए बहुत खुश थी। उसने खुश होकर कहा, ये बच्ची भी, हाँ, कल रात उसने मुझे ये परफ्यूम की बोतल दी। देखो, उसने खुद मेरे लिए ये बनाया है। तभी चंचल की नजर मयूरी पर पड़ी। उसने मयूरी को देखकर मुस्कुराकर कहा, मयूरी आओ, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। कल की बातें भूल जाओ, हम एक परिवार हैं। मयूरी हैरान थी। उसने तो परफ्यूम दिया ही नहीं था। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो जेब में हाथ डाले खड़े मुस्कुरा रहा था। वो समझ गई कि यह सब सिद्धार्थ ने किया था। तभी दादी वहां आई। उनके हाथ में एक नया शतरंज का सेट था।
उसने चंचल को दिखाकर कहा, देखो सुबह मुझे ये दरवाजे पर मिला, कोई मुझे चुपके से खुश करना चाहता है। ये सब देखकर मयूरी का दिल भर गया। सिद्धार्थ न केवल उसे माफ किया था बल्कि परिवार में उसकी जगह भी सुरक्षित कर दी। वो उसके पास गई और धीरे से बोली, अभी तुम सच में मेरा बहुत ख्याल रखते हो। सिद्धार्थ ने झुककर उसके कान में फुसफुसा कर कहा, यह गिफ्ट कल रात तुम्हारे लिए अच्छे व्यवहार के लिए है, बस ऐसे ही मेरी सेवा करते रहो। नाश्ते के बाद सिद्धार्थ ने उससे कहा, मयूरी, सचिन जाग गया है। वो आज अमेरिका वापस जा रहा है और तुमसे मिलना चाहता है। इसके बाद दोनों सचिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल के वार्ड में सचिन कमजोर दिख रहा था। मयूरी और सिद्धार्थ को देखकर उसने फीकी मुस्कान दी। तभी सिद्धार्थ ने उससे पूछा, यंग मास्टर सचिन, आपके घाव कैसे हैं? सचिन ने धीरे से उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं ठीक हूं। सचिन ने मयूरी की तरफ देखकर कहा, मयूरी, कल के लिए मुझे माफ कर दो। आगे से मयूरी ने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, तुम सब भूल जाओ और अपनी जिंदगी खुशी से जियो। वहां एक अजीब सा सन्नाटा और दूरी थी। इसके बाद सचिन ने विदा लेकर कहा, मैं तुम्हारी बातें याद रखूंगा। आप दोनों को शुभकामनाएं। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ ने भी वार्ड से बाहर निकलकर पूछा, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है मयूरी? उसको मयूरी की चिंता हो रही थी। आगे से मयूरी ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, नहीं, यही सबसे अच्छा अंत है। तभी सिद्धार्थ का फोन बजा। वो बात करने के लिए थोड़ा दूर गया। तभी मयूरी गलियारे में लगे एक पोस्टर को देखने लगी जिसमें प्यारे बच्चे की तस्वीर थी। वो ख्यालों में खो गई, क्या उनका बच्चा भी इतना ही प्यारा होगा? तभी अचानक, मयूरी हटो, किसी की जोरदार आवाज आई। एक मेडिकल कार्ट तेजी से उसी की तरफ आ रही थी। इससे पहले कि मयूरी को समझ पाती, एक मजबूत हाथ ने उसे खींचा और बाहों में भर लिया। कार्ट उसके कोने से टकरा कर निकल गई। तभी सिद्धार्थ ने उसको डांट कर कहा, तुम क्या देख रही थी? क्या तुम्हें खतरे में झुकना नहीं आता? मयूरी का एकदम से चेहरा साफ पड़ गया। तभी मयूरी दर्द से कराह भी उठी। उसने दर्द से कराह कर कहा, अभी डांटिए मत, बहुत दर्द हो रहा है। सिद्धार्थ चिंता में उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मयूरी की मरहम पट्टी की। इसी बीच सिक्योरिटी हेड ने सिद्धार्थ को आकर बताया, सर, सीसीटीवी में दिखा कि एक नर्स ने जानबूझकर कार्ट का ब्रेक ढीला किया और उसे मैडम की तरफ धक्का दे दिया था। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में खून उतर आया। उसने मयूरी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है? सिद्धार्थ की गर्दन पर बार डालकर मयूरी ने कहा, तुम जानते हो कि मैं किसके बारे में सोच रही हूँ? कविशा। आगे से सिद्धार्थ ने उसकी बात में सहमति जताकर कहा, हाँ। तभी मयूरी ने गुस्से में कहा, उसे ऐसे ही नहीं जाने दिया जा सकता। अभी मेरे पास एक प्लान है, मुझे राहुल का इस्तेमाल करना होगा। मयूरी की आंखों में एक चमक आ गई। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा सख्त हो गया। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, तुम राहुल से मिलना चाहती हो? कल सचिन और आज राहुल? आगे से मयूरी ने नखरे दिखाकर कहा, अभी अगर हम कविशा को अभी नहीं पकड़ेंगे तो बार बार वार करेगी, और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे पास ऐसी क्यूट सी वाइफ नहीं रहेगी। ये कहकर उसका चेहरा मासूमियत से भर गया था। उसकी इस मासूमियत को देखकर सिद्धार्थ पिघल गया। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन उसे छूने की इजाजत नहीं। वो अपनी वाइफ की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। तभी मयूरी ने खुश होकर उसे चूम लिया। कुछ समय बाद मयूरी प्लेग्राउंड में राहुल के सामने खड़ी थी। उसने पीले रंग की जैकेट और स्कार्फ पहना था। उसको देखते ही राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मयूरी, तुम्हें ये जगह याद है? आगे से मयूरी ने मुस्कुराकर कॉन्फिडेंस से कहा, बेशक, तुम मुझे यहाँ गो राउंड पर लेकर आते थे। तब राहुल ने गंभीर होकर पूछा, मयूरी, कल तुमने सचिन से ज्यादा मुझ पर भरोसा क्यों किया, जबकि मैं भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था? उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखें भर आई। उसने राहुल की आंखों में देखकर कहा, मुझे पता नहीं कि सीओ राहुल के मन में क्या है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि राहुल मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। मुझे याद है कि 18 साल का शर्मीला लड़का जिसने कांपते हुए मुझे गुलाब दिया था। तुम बदल गए होगे, लेकिन तुम्हारी वो मासूमियत नहीं गई होगी कि तुम ऐसे किसी के कहने पर मुझे मारने की साजिश रचो। मयूरी के शब्दों में गहरा संकेत था। वो जानती थी कि राहुल बुरा नहीं है, बस कविशा के हाथों की कठपुतली बन गया है और अब उस कठपुतली की डोर काटने को आ गई है। प्लेग्राउंड में ढलती शाम की रोशनी के बीच
राहुल ने आखिरकार अपने दिल का सबसे गहरा बोझ हल्का कर दिया। राहुल ने भावुक होकर कहा, मयूरी, सच कहूं तो बचपन के 18 सालों में मैं हमेशा सचिन गुप्ता की वजह से खुद को कमतर समझता था। वो हर मामले में मुझसे बेहतर था, हैंडसम, हंसमुख और फेमस। मुझे डर था कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा। यही वजह थी कि जब मैंने तुम्हारे और उसके बारे में सुना तो मैं अपनी इनसिक्योरिटीज के कारण इतना गिर गया। ये राहुल की लाइफ का सबसे बड़ा रहस्य था, जिसे आज उसने एक्सेप्ट कर लिया था। मयूरी ने उसे कोमलता से देखा और मुस्कुरा कर कहा, भले ही कागज पर सचिन बेहतर हो, लेकिन उस समय मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता था। राहुल, हमें बस अपनी लाइफ के अच्छे से जीनी चाहिए। दूसरों से प्यार करो, तुम्हें भी प्यार मिलेगा। अपनी लाइफ अच्छे से जियो। राहुल को जैसे मुक्ति मिल गई। उसने आकाश की तरफ देखा और एक राहत भरी सांस लेकर कहा, मयूरी, क्या अब तुम खुश हो? आगे से मयूरी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मैं बेहद खुश हूँ। मयूरी की मुस्कान में एक सुकून था। इसके बाद मयूरी ने टॉपिक चेंज करके कहा, सीओ राहुल, कविशा आज जरूर आएगी। वो हताश और मुझसे नफरत करती होगी। अगर वो मुझे तुम्हारे साथ देखेगी तो वो अपना आपा खो देगी। आगे से राहुल ने सहमति में सिर हिलाकर कहा, ठीक है, चलो एक आखिरी बार झूले पर बैठते हैं। झूला झूलने के बाद जब राहुल ने पूछा कि वो कहाँ जाएंगे, तो मयूरी ने डूबते सूरज की तरफ देखकर कहा, एक होटल का प्राइवेट रूम। वहीं उधर होटल के एक प्राइवेट रूम के पास कविशा भेद बदलकर छिपकर बैठी थी। वो किसी प्राइवेट जासूस का इंतजार कर रही थी, ताकि मयूरी को राहुल के साथ रंगे हाथ पकड़वाकर बदनाम कर सके। लेकिन जब जासूस आया तो वो घबराया हुआ था। इससे पहले कि कविशा कुछ समझ पाती, गलियारे के दूसरे छोर पर मयूरी और बॉडीगार्ड का एक ग्रुप सामने आया। कविशा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दो स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड ने उसे दबोच लिया। उसकी टोपी गिर गई और उसके बाल बिखर कर उसका हाल बयां कर रहे थे। मयूरी ने धीरे धीरे आगे बढ़कर कहा, कविशा, अब मत भागो। अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचो। आगे से कविशा ने छूटने के लिए छटपटाकर चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो। मयूरी, तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया है ना? तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो मयूरी? तभी राहुल ने मयूरी को अपने पीछे सेफ करके कड़े स्वर में कहा, कविशा, तुम अब तक की सबसे बुरी इंसान हो। मयूरी पहले से ही मिसेज सिद्धार्थ बन चुकी है। वो मेरे साथ रूम क्यों बुक करेगी? अपनी मूर्खता का दोस्त दूसरों पर मत बनो। उसकी बात सुनकर कविशा ने पागलों की तरह हंसकर कहा, राहुल, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और तुम मेरी जगह उसका पक्ष ले रहे हो। तभी मयूरी कविशा के करीब गई और उसने शांत स्वर में कहा, तुमने सचिन और कंचन के साथ मिलकर मुझे भी किडनैप किया था। कानून तुम्हें सजा देगा। तुम इस हालात में सिर्फ अपने लालच की वजह से हो। अगर तुम अमेरिका से वापस आकर चुपचाप रहती तो शायद मिसेज खन्ना बन जाती। तुम्हारे लालच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया कविशा। उसकी बात सुनकर कविशा पूरी तरह टूट गई। वो जेल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने मयूरी के सामने गिड़गिड़ा कर कहा, राहुल, मेरी मदद करो। मैंने 3 साल तुमसे प्यार किया है। उसकी बात सुनकर राहुल ने दर्द भरी निगाहों से उसे देखकर कहा, उन 3 सालों में मैंने भी तुमसे शादी करने का सोचा था कविशा, लेकिन तुमने खुद अपने हाथों से सब खत्म कर दिया। इसके बाद बॉडीगार्ड उसे लेकर जाने लगे। तभी कविशा ने एक भयानक चीख मारी। उसने पास खड़ी एक 4 साल की बच्ची को खींच लिया और उसकी गर्दन पर हाथ कस कर दिया। उसने उस बच्ची को पकड़कर सभी को धमकी देकर कहा, कोई पास मत आना, वरना मैं इसे मार डालूंगी। कविशा पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। ये देखकर राहुल ने चिल्लाकर कहा, कविशा, बच्ची को छोड़ दो। तभी मयूरी ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें मुझसे नफरत है? फिर तुम इस मासूम को क्यों घसीट रही हो? बच्ची को छोड़ो और मेरे पास आओ। कविशा ने उसकी बात में सहमति जताकर कहा, ठीक है, तुम आओ। ये कहकर कविशा ने बच्ची को मयूरी की तरफ फेंका। मयूरी ने लपक कर बच्चे को पकड़ा, लेकिन उसी पल कविशा ने छिपा हुआ चाकू निकाल लिया और मयूरी के पेट की तरफ वार कर दिया। मयूरी ने अपनी कोहनी से वार रोककर चाकू गिरा दिया, लेकिन कविशा ने दूसरा चाकू भी निकाल लिया। तभी राहुल ने चिल्लाकर कहा, मयूरी, सावधान। राहुल बीच में कूद पड़ा। चाकू सीधा उसकी छाती में धंस गया। ये देखकर मयूरी ने चिल्लाकर कहा, राहुल। मयूरी ने बच्ची को नीचे उतारा और राहुल को संभाला। ये देखकर सब कविशा भी स्तब्ध रह गई। तभी राहुल ने कमजोर आवाज में कहा,
ये ये मयूरी के लिए नहीं था। ये उस चोट का बदला है जो तुम्हें मेरी वजह से लगी थी। अब हमारा हिसाब किताब बराबर हुआ। तभी मयूरी ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और वो जल्दी से राहुल को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद करे। सभी ने तुरंत राहुल को उठाया और गाड़ी में हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में राहुल की सर्जरी हुई और उसकी माँ वनिता मयूरी पर चिल्ला रही थी, लेकिन पुलिस के आते ही उनका ध्यान भटक गया। पुलिस कविशा को गिरफ्तार करने आई थी, जो अपने वार्ड में मेंटली अपसेट हालत में थी और उसे ब्लीडिंग हो रही थी। दूसरी तरफ मयूरी वहां से निकल गई। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात सचिन गुप्ता से हुई, जो डिस्चार्ज होकर हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा था। सचिन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मयूरी, कल मेरी फ्लाइट है। आगे से मयूरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हैप्पी जर्नी। उसने बस इतना ही कहा और आगे बढ़ गई। सचिन उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में गहरा पश्चाताप था। तभी मयूरी ने सिद्धार्थ को मैसेज किया और घर लौट आई। घर पर कमलेश आंटी नहीं थी, जो अजीब था। उसने खुद खाना बनाया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ घर लौटा। मयूरी दौड़कर उसकी बाहों में समा गई। उसने खुशी से मुस्कुरा कर कहा, अभी आप आ गए। वे अभी प्यार भरे पल साझा कर ही रहे थे। पुलिस की गाड़ी तेज रोशनी के साथ विला के सामने रुकी। उसमें 4 पुलिस ऑफिसर उतरे। उनमें से सीनियर ने आगे आकर सिद्धार्थ से कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, हमें खेद है, लेकिन आपकी वाइफ मयूरी पर मर्डर चार्जेस लगे हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी चौंक गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या मैंने किसी का मर्डर किया? आगे से पुलिस ऑफिसर ने अपनी बात का जवाब देकर कहा, 30 मिनट पहले हॉस्पिटल में कविशा का प्री मेडिटेट मर्डर किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के अनुसार आप वहां थी। लेकिन मयूरी ने उसकी बात का विरोध करके कहा, यह नामुमकिन है। मैं पिछले 1 घंटे से घर पर थी। लेकिन बिना कमलेश आंटी की गवाही के उसका कोई आई विटनेस नहीं था। तभी सिद्धार्थ ने उसे शांत रहने का इशारा किया। मयूरी को पुलिस के साथ जाना पड़ा। सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस स्टेशन में पुलिस कमिश्नर घबराया हुआ सिद्धार्थ के पास पहुंचा। सिद्धार्थ बेंच पर बड़ा शांत मुद्रा में बैठा था, लेकिन उसकी आभा डरावनी थी। सिद्धार्थ ने ऑर्डर देकर कहा, दिखाइए आपके पास क्या सबूत है। उसकी बात सुनते ही कमिश्नर ने एक वीडियो चलाया। स्क्रीन पर मयूरी जैसी दिखने वाली एक महिला खून से सने हाथों के साथ हॉस्पिटल के गलियारे से भागती हुई दिखाई दी। तभी कमिश्नर ने घबरा कर कहा, ये यंग मास्टर सिद्धार्थ। डॉक्टर ने पाया कि कविशा का पेट में चाकू घोंपकर उसको मार दिया गया। ये महिला मयूरी जैसी ही दिखती है। गवाहों ने इसकी पुष्टि की। सिद्धार्थ ने फुटेज को ध्यान से देखा। वो अपनी वाइफ की हर हरकत को पहचानता था। स्क्रीन पर दिख रही महिला की चाल ढाल में मामूली अंतर था, जिसे केवल वही पकड़ सकता था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरी वाइफ रात 8 से 9 बजे तक घर पर थी, और ये जो कोई भी है, लेकिन ये मेरी वाइफ नहीं है। पुलिस ऑफिसर दुविधा में था। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे खेद है यंग मास्टर सिद्धार्थ, लेकिन आपकी वाइफ के पास उस 1 घंटे का कोई आई विटनेस नहीं। यह संभव है कि मर्डर करके वो वापस विला भाग गई हो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में क्रोध की लहर दौड़ गई। उसने चिढ़कर कहा, फुटेज में दिख रही कातिल ने मर्डर किया, जानबूझकर लोगों को अपना चेहरा दिखाया। क्या मेरी वाइफ इतनी मूर्ख है? क्या वो मर्डर करके घर वापस आएगी और अपनी गिरफ्तारी का इंतजार करेगी? उसका गुस्सा देखकर पुलिस ऑफिसर घबरा गया। उसने सिद्धार्थ को थोड़ा समझाने की कोशिश करके कहा, लेकिन यंग मास्टर सिद्धार्थ, सबूत तो यही इशारा कर रहे हैं। जब तक आप ये साबित नहीं कर देते कि रात 8 से 9 बजे के बीच वो वहां नहीं थी, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर पुलिस ऑफिसर ने सिद्धार्थ की चाकू की तरह तेज निगाहों को देखा, जिससे पुलिस ऑफिसर भी कांप उठा। तभी कमिश्नर ने बीच बचाव करके पसीना पोंछकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, शांत हो जाइए। हमें मानते हैं कि उन्हें फंसाया गया है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ खड़ा हुआ, पुलिस स्टेशन के बाहर निकला और जहां उसका असिस्टेंट उसका इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, क्या खबर है चेतन? तभी पुलिस कमिश्नर ने घबराकर उसके पीछे भी आ चुका था। असिस्टेंट ने गंभीरता से रिपोर्ट करके कहा, यंग मास्टर, ये एक वेल प्लान्ड जाल है। मैडम के विला लौटने से पूरे रास्ते की सीसीटीवी फुटेज गायब है। सुरक्षा गार्डों की शिफ्ट बदल रही थी। और कमलेश आंटी, उन्हें मार्केट में एक खोया हुआ बच्चा मिला, जिसने उन्हें उलझाए रखा। किसी ने मैडम का रूप धारण किया और साथ ही
असली मैडम की बेगुनाही के सारे सबूत मिटा दिए। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, शायद वो व्यक्ति मेरे पीछे आ रहा है। इसके बाद कमिश्नर की तरफ मुड़कर कहा, मैं मयूरी की जमानत करवाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर कमिश्नर और भी ज्यादा घबरा गया। उसने कांप कर कहा, यह असंभव है यंग मास्टर। एक प्रेग्नेंट लड़की का ब्रूटल मर्डर हुआ है। मीडिया और जनता में आक्रोश है। अगर हमने जमानत दी तो पुलिस और गुलेरिया परिवार दोनों की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। प्लीज उन्हें यहीं रहने दें। हम उनकी पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। सिद्धार्थ जानता था कि कमिश्नर सही कह रहा है, लेकिन मयूरी को हवालात में छोड़ने के विचार से उसका दिल बैठने लगा। उसने भारी मन से सहमति जताकर कहा, ठीक है, लेकिन उन्हें अगर एक भी खरोंच आई तो उसके रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार रहना। वहीं उधर इन्वेस्टिगेशन रूम में मयूरी सन रह गई। उसे यह वीडियो दिखाया गया जिसमें उसकी हम शक्ल खून से सने हाथों के साथ भाग रही थी। उसने बदबुदा कर कहा, ये कौन है? फिर उसने कविशा की लाश की तस्वीरें देखी। पेट में घोंपा गया चाकू और जन्मे बच्चे की मौत। यह देखकर मयूरी कांप उठी। यह क्रूरता की हद थी। तभी उसने अपने कंधे पर एक गर्म स्पर्श महसूस किया। सिद्धार्थ ने उसे पीछे से गले लगा लिया। सिद्धार्थ को देखते ही मयूरी ने रोकर कहा, सिद्धार्थ, कविशा मर गई। वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। ये सब क्या है सिद्धार्थ? आगे से सिद्धार्थ ने उसका चेहरा थाम कर कहा, चिंता मत करो, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें यहां से निकाल कर रहूंगा। मयूरी को वहां सुरक्षित छोड़ने का वादा देकर सिद्धार्थ बाहर निकला। बाहर आते ही उसने चेतन का फोन किया। उसने फोन पर कहा, प्रेसिडेंट सर, अमेरिका से खबर है। सचिन गुप्ता की मेडिकल हिस्ट्री मिल गई। उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ की आंखों में समझ की एक चमक आ गई। वो सीधे सचिन गुप्ता की विला की तरफ निकल पड़ा। विला में सचिन गुप्ता इत्मीनान से चाय पी रहा था। सिद्धार्थ ने मेडिकल रिपोर्ट उसके सामने मेज पर फेंक दी। सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा, यंग मास्टर सचिन, आप बीमार हैं। बचपन का हंसमुख सचिन गुप्ता सिर्फ एक मुखौटा है। अंदर एक राक्षस छिपा है और अब वो राक्षस पूरी तरह से बाहर आ चुका है। उसकी बात सुनकर सचिन जोर से हंसा। उसने हंसकर कहा, क्या यंग मास्टर सिद्धार्थ यहाँ मेरी बीमारी का इलाज करने आए हैं? आगे से सिद्धार्थ ने सीधे कहा, तुमने मयूरी को फंसाया। कल गोदाम में बम और आज ये मर्डर। तुम मयूरी को पाना चाहते हो, लेकिन अब तुम्हारा तरीका बदल गया। उसकी बात सुनकर सचिन ने कंधे उचकाकर कहा, अगर वो मेरी बात नहीं मानती तो ये सब नहीं होता। वो मिसेस सिद्धार्थ गुलेरिया बनकर खुश है और यही मुझे पसंद नहीं। तभी आगे से सिद्धार्थ ने झुंझला कर कहा, तो तुम क्या चाहते हो? सचिन ने बटलर को इशारा किया। टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने दिया। उसमें एक महिला जो हूबहू मयूरी जैसी दिख रही थी, एक पोल डांसर की तरह नाच रही थी। फिर वो सचिन की गोद में आकर बैठी और उसे भाई कहकर पुकारने लगी। ये देखकर सिद्धार्थ का खून खोल उठा। सचिन ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर मयूरी की एक हमशक्ल तैयार की थी। उसी का इस्तेमाल कविशा के मर्डर के लिए किया। तभी सचिन ने गर्व से कहा, यह महिला मेरे लिए मरने को भी तैयार थी, लेकिन मुझे असली मयूरी चाहिए। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने पूछा, सीधे बताओ क्या कीमत है? आगे से सचिन ने मुस्कुराकर कहा, डिवोर्स। डिवोर्स पेपर पर साइन करो। मयूरी को छोड़ दो और मैं तुम्हें वो गायब सीसीटीवी फुटेज दूंगा जो उसे निर्दोष साबित करेगा। आगे से सिद्धार्थ ने बोहें चढ़ाकर कहा, और अगर मैं मना कर दूं तो? सिद्धार्थ की बात सुनकर सचिन ने जोर से हंसकर कहा, तो मैं उस चीज को बर्बाद कर दूंगा जिसे मैं पा नहीं सकता। और हाँ यंग मास्टर सिद्धार्थ, पुलिस स्टेशन जाकर देख लीजिए, मेरे बिना मयूरी सेफ नहीं है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने मुट्ठी भींच ली। उसने अपने दांत भींच कर कहा, सचिन, अगर मयूरी को कुछ हुआ तो मैं पूरा गुप्ता परिवार मिटा दूंगा। आगे से सचिन ने पागल भरी हंसी के साथ कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपनी जान की बाजी लगा चुका हूं। क्या तुम मयूरी की जान की बाजी लगा सकते हो? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की भौहें सिकुड़ गई। रात गहरी हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन के छोटे कमरे में मयूरी लेटी थी। बाहर तैनात पुलिस वाले थक चुके थे। एक सो गया और दूसरा पुलिस वाला एक अजीब सी मुस्कान के साथ मयूरी के कमरे में दाखिल हुआ। उसने मयूरी के पैर पकड़े। मयूरी चिल्लाई और पीछे हटी। उसने देखा कि पुलिस वाले के मुंह से खून बह रहा है। फिर वो एक भयानक हंसी हंस रहा था, जैसे वो कोई आत्मघाती कठपुतली हो।
उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। मयूरी डर के हमारे सांस भी नहीं ले पा रही थी। तभी एक बड़ा हाथ उसकी आंखों के सामने आया। उसने उसे अपनी छाती से लगाकर कहा, मयूरी देखो मत। ये सिद्धार्थ की आवाज थी। उस पागल पुलिस वाले की मौत हो चुकी थी। सचिन का भेजा हुआ एक और मैसेज। मयूरी सिद्धार्थ से लिपट कर रोने लगी। उसने धीरे से उसका नाम लिया, सिद्धार्थ। तभी सिद्धार्थ ने उसे दिलासा देकर कहा, मैं यही हूं, अब सब ठीक है। हालांकि वो मयूरी को दिलासा दे रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुद हिल चुका था। पुलिस स्टेशन भी सुरक्षित नहीं था। सचिन सचमुच पागल हो चुका था। सिद्धार्थ ने पूरी रात मयूरी को अपनी बाहों में जकड़े रखा। मयूरी नींद में थी, बचाओ बचाओ बुदबुदा रही थी। सिद्धार्थ उसकी हालात देखकर तड़प उठा। सचिन सही था। मयूरी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और उसके साथ जुआ नहीं खेल सकता था। अगली सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर भारी जीप भीड़ जमा थी। सफेद पट्टियां बांधे लोग कविशा के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। वो उग्र थे और स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी चेतन ने सिद्धार्थ को रिपोर्ट देकर कहा, सर, सचिन के भेजे हुए लोग हैं। ये मरने मारने पर उतारू हैं। अगर हमने इन्हें रोका भी तो कल कोई और आ जाएगा। सिद्धार्थ खिड़की से बाहर देख रहा था। काले बादल घिर आए थे। उसे पता था कि अगर उसने जिद नहीं छोड़ी तो सचिन किसी भी हद तक जाएगा, शायद पुलिस स्टेशन को उड़ा दे। वो हार नहीं मान रहा था, वो बस अपनी रानी को बचाने के लिए एक कदम पीछे हट रहा था। उसने अपना फोन निकाला और नंबर डायल किया। जैसे उधर से फोन उठाया गया, सिद्धार्थ ने भारी आवाज में कहा, हेलो सचिन, मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत हूँ। सिद्धार्थ की आवाज भारी लेकिन स्थिर थी। दूसरी तरफ सचिन की जीत भरी हंसी गूंजी। उसने खुशी से हंसकर कहा, आपने समझदारी भरा फैसला लिया यंग मास्टर सिद्धार्थ। मयूरी को रिहा कर दिया जाएगा। मैं तुम्हें वो वीडियो भेज रहा हूं जो उसे बेगुनाह साबित करेगा। तभी सिद्धार्थ ने उसको चेतावनी देकर कहा, लेकिन याद रखना, भले ही हम अलग हो जाएं, मयूरी तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी। दूसरी तरफ से सचिन ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, वो हम देख लेंगे। ये कहकर सचिन ने फोन काट दिया। सिद्धार्थ ने फोन नीचे किया। उसकी आंखों में गहरा सन्नाटा था। उसने सौदा कर लिया था, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने मन ही मन खुद से कहा, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद कुछ समय हिरासत में रिहा होने के बाद मयूरी कार की पिछली सीट पर बैठी। उसके मन में सवालों का बवंडर था। सिद्धार्थ उसे लेने क्यों नहीं आया? उसने संकोच में पूछा, सेक्रेटरी चेतन, आपके प्रेसिडेंट कहाँ हैं? चेतन ने मिरर में देखा और सम्मानपूर्वक कहा, मैडम, प्रेसिडेंट विला में आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी ने राहत की सांस ली और शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। विला में सिद्धार्थ फ्रेंच खिड़कियों के सामने था। उसकी काली कमीज और पैंट उसके सुगठित शरीर पर जच रही थी। मयूरी ने दबे पांव जाकर उसे पीछे से गले लगा लिया। उसने मधुर स्वर में पुकार कर कहा, हबी। सिद्धार्थ पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कोमलता थी जो तुरंत गायब हो गई। उसने कहा, तुम वापस आ गई? आगे से मयूरी ने उत्साह से जवाब देकर कहा, हाँ, पुलिस ने कहा कि एक वीडियो ने साबित कर दिया कि मैं वहां नहीं थी। क्या आपको पता चला कि मुझे नुकसान कौन पहुंचाना चाहता था? तभी सिद्धार्थ ने उसे सोफे पर बैठाया और शांत स्वर में कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। फिर उसने मेज पर से एक डॉक्यूमेंट उठाकर उसे थमाकर कहा, इसे देखो। मयूर ने मुस्कुराकर डॉक्यूमेंट लिया और कहा, ये क्या कोई सरप्राइज है? लेकिन टॉपिक पढ़ते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। डाइवोर्स पेपर। साइन वाली जगह पर सिद्धार्थ नाम गहरे ठोस अक्षरों में लिखा था। ये देखते ही मयूरी के गुस्से और नाराजगी भरे स्वर ने कहा, अभी आज अप्रैल फूल का दिन नहीं है। ये क्या बेहुदा मजाक है सिद्धार्थ? ये कहकर उसने कांपते हाथों से कागज वापस रख दिया। सिद्धार्थ ने नजरें चुरा कर कहा, मयूरी, अगर तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी शर्तों से कोई आपत्ति नहीं तो हम जल्द ही सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाएंगे। इस बार आगे से मयूरी ने तुरंत मुस्कुरा कर कहा, जरूर। यह सुनकर सिद्धार्थ एक पल के लिए जम गया। तभी मयूरी ने हंसकर उसका चेहरा थाम लिया और प्यार भरे स्वर में कहा, देखो तुम जम गई। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच में डाइवोर्स चाहते हो? ये मजाक मजेदार नहीं है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कठोरता से उसे देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में सच देखकर मयूरी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा,
सिद्धार्थ, हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं। तुमने कहा कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। ये मजाक बुरा है, इसे वापस ले लो। सिद्धार्थ ने उसके गालों को आंसू पोंछे और दूरी बनाकर कहा, मयूरी, हम इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से खत्म करेंगे। जब मैंने तुमसे शादी की थी, तुम भोली थी। अब तुम जटिल हो गई हो। मैं तुम्हें अब और पसंद नहीं कर सकता। डाइवोर्स के बाद अपना अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो खड़ा हो गया और आगे बोला, चूंकि हम अलग हो गए हैं, तुम्हारा यह रहना भी ठीक नहीं। तुम चले जाओ, मुझे ऑफिस जाना है। अपनी बात पूरी करने के बाद सिद्धार्थ बिना मुड़े वहां से चला गया। बेंटले गाड़ी में सिद्धार्थ ने विला छोड़ते समय सड़क किनारे खड़ी एक लग्जरी गाड़ी देखी। उसके अंदर सचिन बैठा था। दोनों की नजरें मिली। सचिन ने विजेता की तरह कंधे उचकाए। तभी बटलर सुखराज ने पूछा, यंग मास्टर, क्या आपको लगता है कि मयूरी कारण मान जाएगी? सचिन ने गाड़ी के स्क्रीन पर विला के अंदर रोती हुई मयूरी को देखा। उसने स्क्रीन को छू कर कहा, मयूरी, रोना मत। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम फिर कभी न रो। वहीं उधर मयूरी ने 5 मिनट बाद अपने आंसू पोंछे विला से बाहर निकल गई। सड़क पर चलते हुए मयूरी का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि सिद्धार्थ डाइवोर्स क्यों चाहता है। वो तो प्यार करता है उससे। जरूर कोई बड़ी साजिश है। वो मुझे बचाने के लिए मुझसे दूर कर रहा है। तभी उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने मन ही मन खुद से कहा, वो वीडियो, सिद्धार्थ के पास वो वीडियो कल नहीं था, आज सुबह मिला। इसका मतलब है किसी ने उसे ब्लैकमेल किया है। तभी सड़क पर भीड़ ने उसे पहचान लिया। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे देखो देखो, वो किलर है। लोग चिल्लाने लगे। तभी एक लड़के ने पत्थर फेंका। इसी बीच एक कड़क आवाज आई, सावधान। और किसी ने मयूरी को अपनी बाहों में खींच लिया। मयूरी ने ऊपर देखा और उस आदमी को पहचान कर कहा, सचिन। आगे से सचिन ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो? तभी मयूरी ने खुद को संभाला और एक कदम पीछे हट गई। उसने हैरान होकर सचिन से पूछा, सचिन, तुम तो अमेरिका जा रहे थे। आगे से सचिन ने सहानुभूति दिखाकर कहा, तुम्हारी हालात के बारे में जानकर मैं कैसे जा सकता था मयूरी? सिद्धार्थ कहाँ है? सचिन को देखकर सिचुएशन को उसे मिलाकर मयूरी को कुछ कुछ समझ आना शुरू हो गया। मयूरी ने नाटक करते हुए उदास चेहरा बनाकर कहा, सिद्धार्थ मुझसे डाइवोर्स लेना चाहता है। उसने मुझे घर से निकाल दिया है। तभी सचिन ने मौका ताड़ कर कहा, ये तो बहुत नीच हरकत है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे साथ चलो। मयूरी ने एक पल सोचा और सहमत हो गई। उसे पता लगाना था कि इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है, और सचिन सबसे बड़ी कड़ी थी। सचिन के विला में मयूरी ने उसे पुराने यादों दिलाने के लिए याद दिलाकर कहा, याद है जब हम 10 साल के थे, तुम उस चिड़िया को बचाने के लिए पेड़ पर भी चढ़ गए थे? उसकी बात सुनकर सचिन का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, हाँ, वो मेरी है। दोपहर के भोजन के दौरान मयूरी ने नॉर्मली खाया। उसने मुस्कुराकर कहा, सचिन, पेट भरने के बाद ही लड़ने की पावर मिलेगी। क्या तुम मुझे सिद्धार्थ से मिलने ले चलोगे? मैं डिवोर्स के लिए राजी नहीं हूं। सचिन ने वादा करके कहा, जरूर, आज रात मल्होत्रा परिवार की पार्टी में वो जरूर आएगा। शाम को सचिन ने मयूरी के सामने कई गाउन रखे। मयूरी ने अपनी नॉर्मल शालीनता शैली के साथ विपरीत एक ब्लैक गहरे गले वाली ड्रेस सिलेक्ट करके सचिन से पूछा, ये कैसी है? सचिन हैरान था लेकिन मोहित भी। ब्लैक ड्रेस में वो किसी अनमोल रत्न की तरह चमक रही थी। उसने मयूरी की तारीफ करके कहा, वाह, बहुत सुंदर। मयूरी ने आईने में खुद को देखा और एक रहस्यमय मुस्कान बिखेरी। आज रात का खेल इंटरेस्टिंग होने वाला था। पार्टी हॉल में प्रवेश करते ही सबकी निगाहें मयूरी पर टिक गई। किलर, ब्यूटीफुल और अब सचिन के साथ। इन सब बातों को लेकर लोग मयूरी के बारे में अलग अलग बातें बना रहे थे। वो पार्टी हॉल में घुसते ही मयूरी की नजरें तुरंत सिद्धार्थ पर पड़ी। वो झूमर के नीचे खड़ा था और बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके बगल में आलिया, वही ब्यूटीफुल महिला खड़ी थी, जिसको देखकर मयूरी को जलन महसूस हुई। आलिया ने झुककर सिद्धार्थ के कान में कुछ कहा। सिद्धार्थ ने मयूरी को देखा। उनकी नजरें मिली। मयूरी ने सचिन का हाथ कसकर पकड़ा और नखरे दिखाकर कहा, सचिन देखो, सिद्धार्थ उस औरत के साथ है। मुझे उसके पास ले चलो। वे सिद्धार्थ के सामने रुके। सचिन ने सिद्धार्थ की आंखों में देखकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, मयूरी आपसे मिलना चाहती थी। यह सुनते ही सिद्धार्थ का चेहरा सख्त हो गया। उसने बेरुखी से मयूरी से पूछा, क्या बात है? आगे से मयूरी ने आलिया की ओर उंगली उठाकर चिल्लाकर कहा,
सिद्धार्थ, ये औरत कौन है? क्या ये वही बेशर्म रखील है जिसके लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो? मयूरी की बात सुनकर आलिया सन रह गई। तभी सिद्धार्थ ने मयूरी को घूर कर कहा, मैं इन सवालों का जवाब नहीं दूंगा। जब तक तुम डाइवोर्स पेपर पर साइन करने का मन बना लो, तब आना। ये कहते हुए जाने लगा, लेकिन मयूरी ने झट से उसका हाथ पकड़कर कहा, सिद्धार्थ, मुझे छोड़कर मत जाना। ये कहकर उसने एक उंगली से अपनी हथेली पर गुदगुदी की और एक सीक्रेट इशारा कर दिया। सिद्धार्थ का शरीर सिहर उठा। उसने झटके से हाथ छुड़ाया और चला गया, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। उस स्पर्श ने उसके संयम को हिला दिया था। गलियारे में सिद्धार्थ दीवार से टेक लगाकर सिगरेट पी रहा था। उसका दिमाग मयूरी के उस स्पर्श और उसकी पोशाक में उलझा हुआ था। वो जानता था कि वो क्या कर रही है। तभी वालिया वहां आ गई। उसने सिद्धार्थ को देखकर कहा, प्रेसिडेंट सर। लेकिन सिद्धार्थ ने धुएं के छल्ले बनाकर उसे इग्नोर कर दिया। वो अपने विचारों में मग्न था। तभी आलिया ने हिम्मत करके उसका कंधा छूने की कोशिश करके कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ। उसको ऐसा करते देखकर सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा। उसकी निगाहें ठंडी थी, जिसे देखते ही आलिया पीछे हट गई। तभी सिद्धार्थ ने देखा कि मयूरी सचिन उसी की तरफ आ रहे हैं। उसकी आंखों में एक प्लानिंग कौंध गई। उसने अचानक आलिया को दीवार की तरफ खींचा और उसे अपने और करीब कर लिया। आलिया की सांसें रुक गई। उस आदमी की मर्दाना खुशबू और तंबाकू की महक ने उसे घेर लिया था। वो समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है, लेकिन सिद्धार्थ की नजरें गलियारे के दूसरे छोर पर टिकी थी, जहां मयूरी उन्हें देख रही थी। खेल का अगला चरण शुरू हो चुका था। गलियारे में तनाव हवा में भारी थी। आलिया और सिद्धार्थ के बीच पल भंग हो गया, जब मयूरी तूफान की तरह उनके बीच आ गई। तभी आलिया ने सिद्धार्थ से पूछा, प्रेसिडेंट। इससे पहले कि आलिया कुछ कह पाती, मयूरी ने सिद्धार्थ को खींचा और दीवार से सटा दिया। मयूरी ने तीखे स्वर में कहा, सिद्धार्थ, तुम्हें दूसरों को किस करने की इजाजत नहीं। अगर किस करना ही है तो मुझे कर लो। उसकी आंखों में अधिकार की भावना थी। उसने पंजों पर खड़े होकर अपने होठों को अपने उसे होठों से ढक लिया। यह एक साहसी कदम था। सिद्धार्थ उसे दूर धकेलना चाहा, लेकिन उस परिचित स्पर्श ने उसे कमजोर कर दिया। उसने एक पल के लिए समर्पण किया, लेकिन फिर वास्तविकता का भान होते ही उसे झटके से दूर धकेल दिया। मयूरी पीछे लड़खड़ाई गई। उसकी पीठ दीवार से टकराई। उसकी कोहनी पर घाव फिर से रिसने लगा। और ये देखते ही सचिन गुप्ता दौड़कर आया और उसने चिंता भरे स्वर में कहा, मयूरी, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मयूरी ने आंसू बहाकर सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, तुमने मुझे धक्का दिया। क्या तुम्हें सच में ये औरत पसंद है? ये बेशर्म लोड़ी सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती है, सिद्धार्थ। उसकी बात सुनकर आगे से आलिया ने विरोध किया, लेकिन मयूरी ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो थप्पड़ मार पाती, सिद्धार्थ ने उसका हाथ हवा में रोक लिया और चिल्लाकर बोला, बस करो मयूरी, हंगामा बंद करो। आगे से मयूरी ने चिल्लाकर पूछा, तो तुम मुझे नहीं चाहते अब? लेकिन जवाब न मिलने पर उसने सिद्धार्थ के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। गलियारा शांत हो गया। मयूरी रोते हुए पार्टी हॉल से भाग गई। सचिन ने सिद्धार्थ को एक विजयी मुस्कान दी और मयूरी के पीछे दौड़ा। सिद्धार्थ वहां खड़ा रहा, गाल पर जलन महसूस कर रहा था। उसने अपनी जीभ से होठों को चाटा और उसने मन ही मन कहा, यह नाटक मयूरी क्या योजना बना रही थी। वहीं उधर पार्टी हॉल में मयूरी लगातार शराब पी रही थी। सचिन उसे दिलासा दे रहा था। उसने धीरे से कहा, सिद्धार्थ जैसे आदमी के लिए रोना उचित नहीं है। तुम मुझे एक मौका देकर देखो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी एक अमीर परिवार की बेटी ने उसका रास्ता रोका। उसने मयूरी को ताना मारकर कहा, मयूरी, मर्डर करने के बाद भी तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसी हुई? सजन मयूरी के बचाव में आगे आया, लेकिन मयूरी ने उसे रोक दिया। नशे में होने के बावजूद उसकी आभा खतरनाक थी। मयूरी ने व्यंग करके कहा, मैडम, अगर मैं कातिल हूं तो पुलिस ने मुझे क्यों छोड़ा? अगर मैं यहाँ खड़ी हूं तो इसका मतलब है कि मैं निर्दोष हूं। लेकिन फिर भी भीड़ उस पर उंगली उठा रही थी। लेकिन मयूरी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, "हं, अगर किसी के पास सबूत है तो पुलिस को बुलाओ और सब हम थाने चलते हैं।" उसकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस था कि सब चुप हो गई। लेकिन फिर भी उस अमीर लड़के ने हार न मानकर कहा, तुमने कृतिका और कविशा को बर्बाद कर दिया, तुम निर्दयी हो। उसकी बात सुनकर मयूरी ने जोर से हंसकर कहा, निर्दयी? अगर कोई गलत रास्ते पर चलता है तो क्या उसके कर्मों की जिम्मेदार मेरी है? अगर मुझे पता होता कि वो मरेंगे
तो क्या मुझे खुद को कुर्बान कर देना चाहिए था? अगर आप लोग उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, तो मुझसे उम्मीद मत करो। मयूरी की आंखों में आग चल रही थी। मयूरी ने भेड़ को निरुत्तर छोड़ दिया, बाहर निकल गई। बाहर राहुल खड़ा था, जिसका चेहरा अभी भी पीला था। राहुल ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। उसने दर्द भरे स्वर में कहा, मयूरी, क्या तुम सचिन के साथ जा रही हो? यह जरूरी नहीं कि वो भी हो। मैं भी ये भूमिका निभा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सचिन का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से भरे स्वर में कहा, राहुल, जाने दो। यंग मास्टर सिद्धार्थ मयूरी को डाइवोर्स दे रहे हैं और अब मैं मयूरी के साथ हूँ। मयूरी ने राहुल की आंखों में देखा। उसे पता था कि राहुल अभी भी उससे प्यार करता है। उसने धीरे से उसका हाथ झटक दिया, लेकिन उसी पल उसने चुपके से उसके हाथ में एक छोटा सा नोट थमा दिया। मयूरी ने कहा, माफ करना प्रेसिडेंट राहुल। ये कहकर वो सचिन के साथ गाड़ी में बैठ गई। राहुल ने अपनी मुट्ठी खोली और नोट पर लिखा था, हनी ट्रैप। वो सचिन के विला में पहुंचकर सचिन सीधे अपने सीक्रेट स्टडी रूम में गया। उसने दीवार पर 3 बार दस्तक दी। एक सीक्रेट दरवाजा खुला। अंदर मयूरी की हमशक्ल, वो बॉडी डबल, उसका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, यंग मास्टर। आगे से सचिन ने उसको घूर कर कहा, गलत। आगे से डबल ने तुरंत सुधार किया और बिल्कुल मयूरी की तरह नखरे दिखाकर कहा, सचिन भाई। सचिन संतुष्ट था। उसने उसे चूम लिया। दूसरी तरफ मयूरी बाथरूम में थी। वो अपने होठों को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। सचिन की मौजूदगी और गंध उसे बीमार कर रही थी। नहाने के बाद वो बिस्तर पर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे डर था कि अगर राहुल ने उसका मैसेज नहीं पहुंचाया तो क्या होगा। आधी रात को उसे लगा कोई उसे पुकार रहा है। मयूरी। उसने आंखें खोली। सिद्धार्थ उसके सामने खड़ा था। उसने कांप कर उसका चेहरा छू कर कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम सच में हो? मुझे डर है कि सचिन का सब्र टूट रहा है। सिद्धार्थ ने झुककर उसे चूमा। स्पर्श वास्तविक था। मयूरी रो पड़ी। उसने रोकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए? ये खतरनाक है। सिद्धार्थ ने उनके आंसू पोंछकर कहा, अगर मैं खतरा नहीं उठाऊंगा तो तुम कैसे उठाओगे? तुमने जानबूझकर खुद को खतरे में डाला। तुम कितनी बेशर्म हो। मयूरी उसकी छाती से चिपक गई। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे डिवोर्स दिया, घर से निकाला। ये सब सचिन को यकीन दिलाने के लिए था ना? आगे से सिद्धार्थ ने जवाब देकर कहा, हम्म। तभी उसने मयूरी की गर्दन पर लाल निशान देखा। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसने मयूरी से पूछा, उसने तुम्हें चुटकी काटी? मयूरी ने उसको चिंता न करने का इशारा करके कहा, मैं ठीक हूं, गुस्सा मत हो। यह सब खत्म होने वाला है। मैंने जब सोचा था कि वो मेरी बॉडी डबल को देखने गया है। ये कहते हुए उसने मयूरी को जल्दी से चूम कर उसका ध्यान भटकाना चाहा। सिद्धार्थ ने जवाब में कहा, हाँ, खेल खत्म हो गया है। वहीं 1 घंटे बाद सचिन अपने सीक्रेट रूम से बाहर निकला। वो जीत के नशे में था, लेकिन जैसे उसने कदम बढ़ाया, एक ठंडी धातु उसकी कटपटी से सट गई। तभी किसी ने उसको धमकी देकर कहा, हिलना मत यंग मास्टर सचिन। सचिन ने देखा कि उसका पूरा विला काले कपड़ों वाले कमांडो से घिरा हुआ था। बटलर सुखराज गिरफ्तार हो चुका था। सामने सिद्धार्थ खड़ा था। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, यंग मास्टर सचिन, हमने आपका बहुत इंतजार किया। तभी मयूर की हम शक्ल को सीक्रेट रूम से बाहर घसीट कर लाया गया। उसको देखते ही सिद्धार्थ ने ऑर्डर देकर कहा, इसे ले जाओ, पुलिस को बताओ कि कविशा का असली कातिल मिल गया है। ये देखकर सचिन सन रह गया। एक पल की उसकी पूरी दुनिया पलट गई। उसने हैरानी से सिद्धार्थ से कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, आपको इतनी जल्दी ये सब कैसे मिला? तभी मयूरी कमरे में दाखिल हुई और सिद्धार्थ की बाहों में लिपट गई। उसने गुलाबी कोट पहना था, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। सचिन ने मयूरी को सिद्धार्थ का हाथ थामते देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो तुरंत समझ गया कि यह सब नाटक था, ताकि वो बोले डबल को देखने जाए। इसलिए उसने मयूरी की तरफ देखकर कहा, मयूरी, ये अब नाटक था। तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया है। आगे से मयूरी ने शांति से कहा, हाँ, मैं सिद्धार्थ की कमजोरी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी भी कमजोरी हूँ। उसकी बात सुनकर सचिन हंसा, एक खोखली हंसी। उसने हंसकर पूछा, लेकिन तुम दोनों ने कांटेक्ट कैसे किया? मैंने सिद्धार्थ का फोन टैप किया था। तुम उससे बात नहीं कर सकती थी। आगे से मयूर ने खुलासा करके कहा, राहुल, जब मैं पार्टी से निकल रही थी, मैंने राहुल को एक नोट दिया, हनी ट्रैप। तभी सिद्धार्थ ने उसकी बात को आगे बढ़ाकर कहा, और राहुल ने पार्टी के बाहर अपने आदमियों से एक तख्ती पकड़वाई जिस पर लिखा था हनी ट्रैप। मैं समझ गया कि तुम अंदर से दरवाजे खोलने वाली हो। उसकी बात सुनकर सचिन अविश्वास में था। उसने हैरान होकर कहा, राहुल,
वो तो तुमसे प्यार करता है, फिर भी उसने तुम्हारी मदद की ताकि तुम सिद्धार्थ के पास वापस जा सको। मयूरी ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, यही सच्चा प्यार है सचिन। तुमने प्यार के नाम पर सिर्फ कब्जा करना चाहा, कविशा और उसके अजन्मे बच्चे को मौत दी, सिर्फ मुझे फंसाने के लिए। क्या तुम्हें जरा भी पछतावा है? सचिन ने लापरवाही से कहा, कविशा सिर्फ एक औजार थी, हार जीत तो चलती रहती है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने आंखें बंद कर ली। उसका बचपन का दोस्त वो सचिन भाई मर चुका था। सिद्धार्थ ने मयूरी के कंधों को थामकर सचिन से कहा, यंग मास्टर सचिन, मयूरी कोई नाम नहीं जिसे जीता जाए। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी आजादी हासिल की है। तभी मयूरी ने अंतिम फैसला सुनाकर कहा, अब कानून तुम्हारा फैसला करेगा। सचिन को हथकड़ी लगा दी गई। उसका खेल, उसकी साजिश, उसका जुनून सब हनी ट्रैप के उस जाल में खत्म हो गया जिसे उसने खुद बुना था। अब क्या करेगा यह सचिन आगे? क्या होगा आगे इस कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी है।